हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज से मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए मॉडल पेपर्स बनाने जा रहा हूँ। इन मॉडल पेपर्स को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपका NCVT 2019 में पूछा गया है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है, और इसमें एक फिगर दे दिया गया। पूछा ये कौन सा चिन्ह है? जानकारी चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह है, अनिवार्य चिन्ह है और नन मतलब कोई नहीं। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा है। प्लस का साइन मतलब क्या है? डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा? ये आपका इंफॉर्मेशन साइन हो जाएगा। ये आपका जानकारी का चिन्ह हो गया। क्या हो गया? जानकारी का चिन्ह, ठीक है। चेतावनी चिन्ह किस में होता है? चेतावनी चिन्ह आपका त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। और उसमें जो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? एक प्रकार का चेतावनी चिन्ह, ठीक। ये आपका ब्लैक से बना होगा और जो इसके अंदर जो कलर होगा वो क्या होगा? येलो होगा। क्या होगा? येलो होगा, ठीक है। और इनका जो बैकग्राउंड कलर होता है ये होता है आपका सफेद। क्या होता है? सफेद होगा या कहीं कहीं आपको हरा मिलेगा, ठीक है। और इनका जो आकार होता है वो क्या होता है? आयताकार होता है। आयताकार या वर्गाकार दोनों होता है, ठीक है। अनिवार्य चिन्ह आपको क्या होगा? वृत्त के आकार में मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। क्या कह रहा है कि अग्निशामक यंत्र के उपयोग का सही क्रम है। यह भी आपका NCVT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। पहला कह रहा है पुल मतलब क्या होता है? खींचना। ए मतलब निशाना लगाना। स्क्वीज मतलब क्या होता है? स्क्वीज माने होता है दबाना। स्क्वीज माने दबाना। और स्वीप माने क्या होता है? सॉरी स्वीप। देखिए पहले सबको देख लेते हैं। पुल माने क्या हुआ? खींचना। ए मतलब क्या होता है? निशाना लगाना। ठीक। स्क्वीज मतलब होता है खींचना। स्क्वीज मतलब खींचना। स्क्वीज मतलब खींचना। स्क्वीज मतलब खींचना नहीं होता है, सॉरी, पुल माने खींचना होता है। इसको होता है दबाना। और स्वीप मतलब क्या होता है? इधर उधर करना। इधर उधर करना, ठीक। चलिए तो पहला ऑप्शन क्या है? पुल है, एम है, स्क्वीज है, स्वीप है। दूसरा ऑप्शन क्या है? पुश है, अरेंज है, स्वीप है, स्क्वीज है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? पुल है, एम है, स्वीप है, स्क्वीज है। तो देखिए सही क्रम जो मैंने लिख ही दिया आपको, ये जो लिखा है ये आपका सही क्रम है बच्चों। जो मैंने लिख दिया है यही आपका सही क्रम है। क्या है? पहले आप लोग खींचोगे, फिर निशाना लगाओगे, फिर दबाओगे, फिर इधर उधर करोगे, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका NCVT 2017 में पूछा गया है। कह रहा है कि कोल्ड छेनी डैश डैश से बनाई जाती है। ड्राइंग से बनाएंगे, फार्जिंग से बनाएंगे, रोलिंग से बनाई जाएगी और प्रेसिंग से बनाई जाएगी। तो बच्चों ये जो आपकी कोल्ड छेनी होती है ये आपकी क्या होती है? फार्जिंग से बनाई जाती है, ठीक है। नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हथौड़े का साइज किसके अनुसार मापा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका, ये देखिए क्वेश्चन 2015 में और 14 दोनों में पूछा गया है। वजन के अनुसार मापा जाता है, हेड के अनुसार, पिन की लंबाई के अनुसार। तो बच्चों जो
हथौड़े का जो साइज होता है हम लोग क्या करते हैं, वजन के अनुसार मापते हैं। इसके अनुसार, वजन के अनुसार। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेक्साब्लेड किसका बना होता है? देखिए अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ गया और आपने नहीं पढ़ा है, तो मोस्टली जो टूल्स होते हैं, ठीक है, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाएंगे या हाई स्पीड स्टील के। जहां पे आपका मोशन में वर्क हो वहां समझ लीजिएगा कि आपका हाई स्पीड स्टील पे यूज होगा, ठीक है। और मोस्टली जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं हेक्साब्लेड किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, हाई कार्बन स्टील का, हाई स्पीड स्टील का। तो बच्चों जो हेक्साब्लेड होता है बेटा वो क्या होता है, हाई स्पीड स्टील का बनाया था। किसका? हाई स्पीड स्टील का। स्टेनलेस स्टील की जो आपकी जो रूल होती है वो बनाई जाती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शीट मेटल को काटने के लिए कितने पिच वाली हेक्साब्लेड उचित होती है? 14 TPI, 18 TPI, 24 TPI, 32 TPI। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 32 TPI। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधकता की इकाई होती है। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी 2017 में पूछा गया, ठीक है। ओम होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर स्क्वायर होता है, नन मतलब कोई नहीं। देखिए प्रतिरोधकता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, रो से। किससे? रो से। रो इक्वल टू होता है आपका R A/L, A/L। यहाँ से यूनिट निकाल लेते हैं ना। तो देखिए R की यूनिट हो गई आपकी ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, ओम लेंथ की मीटर, कैंसिल हो जाएगा तो क्या है आपका ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होगी बेटा, ओम मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। ओम जो होता है ये आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए बच्चा एनसीईआरटी 2017 में पूछा गया है, ठीक है। शून्य, अनंत, कम, ज्यादा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, शून्य। बच्चों आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से मैं मॉडल पेपर्स बना रहा हूँ। इन मॉडल पेपर्स को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2016 में पूछा गया है। KW होता है, किलोवाट आवर होता है, KV होता है, KVR होता है। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो हम लोग किस में लेते हैं, मात्रा जो लेते हैं वो किलोवाट आवर में लेते हैं, ठीक है। और किलोवाट जो होगा आपका पावर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, पावर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर का मापन होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2016 में पूछा गया है। ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, महो होता है। देखिए विभवांतर जो होता है, विभवांतर ठीक, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इसका एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, इसके दोनों सिरों पे, कंडक्टर के दोनों सिरों पे विभव में अंतर पाया जाता है, जिसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर इक्वल टू होगा डेल्टा V इक्वल टू V1 माइनस V2।
ये होता है आपका विभवांतर। ठीक, अब पूछा इसका मात्रक क्या होता है, तो बेटा इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। एम्पियर आपका करंट का हो गया, महो आपका चालकता का हो गया, ओम हो गया आपका प्रतिरोध। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? एसेसरी का नाम बताइए। ये आपको एक फिगर दे दिया गया, ठीक है। अब ये पूछा कौन सी एसेसरी है। ये क्वेश्चन आपका एनसीवीटी 2019 में पूछा गया है। क्या कर रहा है? बेल पुश स्विच है, ये 2 वे स्विच है, 1 वे स्विच, 2 पोल है, नन है। तो बच्चों ये क्या है? 2 वे स्विच, 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच है। क्या है ये आपका? 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच क्या होते हैं? समांतर वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमको दोनों तरफ से लाइट बंद करनी हो या ऑन करनी हो, ठीक है। समानता इनका प्रयोग हम लोग क्या हो? सीडी की वायरिंग में करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत सोल्डर मिश्रण है। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीवीटी 2016 में पूछा गया है। लेड आपका 37%, टिन आपका 63%, लेड आपका 50%, टिन आपका 50%, लेड आपका 63%, टिन आपका 37%। ये भी, और ऑप्शन चौथा कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये पहला सही है। लेड आपका 37% और टिन आपका 63%। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन दे दिए हैं। क्या कह रहा है? दिए गए परिपथ की कुल धारा निकालो, ठीक है। देखिए 3 रेजिस्टेंस आपके किस में? सीरीज में है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने का क्या है कि तीनों को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RT इक्वल टू 15 प्लस 20 प्लस 25, ये जाएगा आपका 60 ओम। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है उन्होंने? 240 वोल्ट। तो V इक्वल टू 240 वोल्ट। हमको करंट निकाली, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर बाय द ओम्स लॉ। V कितना दिया आपको? 240। रेजिस्टेंस टोटल कितना निकाला? 60। काट दिए, 6 चौक 24। तो करंट आपकी कितनी आ गई? 4 एम्पियर। तो बच्चों इसमें 4 एम्पियर कहीं दिख रही है? ये दिख रही है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर होगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर परिपथ में आपका केवल रेजिस्टेंस है तो उस समय सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। देखिए पावर फैक्टर क्या होता है ये भी जान लीजिए आप लोग। पावर फैक्टर जो होता है वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोसाइन एंगल होता है उसी को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ठीक, लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, यूनिटी होगा, जीरो होगा। तो जीरो तो हो नहीं सकता, ठीक, जीरो तो हो नहीं सकता, ठीक। अब देखिए शुद्ध प्रतिरोधी है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूनिटी, ठीक। मतलब रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का मान जो होता है यूनिटी होता है। लीडिंग किस में होता है? कैपेसिटिव सर्किट में। मतलब आपका रेजिस्टेंस की जगह अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा है तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव। कैपेसिटिव कैपेसिटिव मतलब क्या होता है कि जिसमें कैपेसिटर लगा हो, ठीक है, उसमें क्या होगा? लीडिंग होगा।
और लैगिंग किस में होगा? इंडक्टिव में, प्योर इंडक्टिव में। किसमें? प्योर इंडक्टिव, जिसमें इंडक्टर लगा हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कह रहा है बीट स्टोन ब्रिज, ये आपको एक बीट स्टोन ब्रिज दे दिया गया। ठीक है, बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? अननोन डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक, बीट स्टोन ब्रिज में एक अज्ञात प्रतिरोध, मतलब ये प्रतिरोध अज्ञात है, इसकी वैल्यू नहीं पता आपको, इस प्रतिरोध की वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, का मान ज्ञात करो। यदि समान परिस्थिति में, मतलब परिस्थिति मतलब संतुलन की स्थिति में यदि PAB, मतलब इसकी वैल्यू जो दी है आपको, कितनी दे दी है? 500 ओम। ठीक, QBC, इसकी वैल्यू दे दी है आपको 300। ठीक, और SAO, इसकी वैल्यू दे दी है आपको 15। तो इसको निकाल, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए जब आपका बीट स्टोन ब्रिज संतुलन की स्थिति में होता है, संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, वो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं संतुलित अवस्था। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है? PAB क्या होगा? PAB E/2 बटे QBC इक्वल टू होगा SAO बटे RDC। ठीक है, अब चलिए वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। ठीक, PAB की वैल्यू कितनी दी है? 500। QBC की दी कितनी? 300। SAO की कितनी है? 15। और इसकी निकालनी है RDC की। तो RDC इक्वल टू क्या हो जाएगा? RDC इक्वल टू 300 गुणे 15 बटे 500। ठीक, 5 एकम 5 5 थे 15। तो RDC की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 9 ओम। कितनी आ गई? 9 ओम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 ओम। ठीक है, ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं है क्योंकि स्पेस कम था। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 9 ओम। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मापा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका NCVT 2016-14 में पूछा गया है। टेस्ला, वेबर, AT मतलब एम्पियर टन, एम्पियर टन पर वेबर। देखिए एम्पियर टन पर वेबर जो होता है आपका रिलेक्टेंस का मात्रक होता है। रिलेक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग S से। ये क्या करता है? जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है वैसे ही आपका रिलेक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को फ्लो होने में रोकता है, विरोध करता है। उसी तरह फ्लक्स को स्थापित होने को रोकने वाले को रिलेक्टेंस कहते हैं। इसको उल्टा कर देंगे तो परमेंस बन जाएगा। ठीक है, एम्पियर टन जो होता है ये आपका MMF का मात्रक होता है। विद्युत मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर टन। वेबर जो होता है ये होता है आपका फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है? वेबर। टेस्ला जो होती है ये फ्लक्स घनत्व की यूनिट होती है। टेस्ला जो होती है ये फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी, इसकी यूनिट होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या आपका? टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका NCVT 2016 में पूछा गया। निम्न में से किसकी उच्चतम चुंबक पारगम्यता होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और कोई नहीं।
ठीक है। ठीक, देखिए सबसे ज्यादा जो होती है ये होती है आपकी लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ में आपके कौन कौन से आते हैं? आयरन आता है, निकल आता है, कोबाल्ट आता है। इनकी जो चुंबकशीलता, चुंबकशीलता है जो, वो क्या होती है? 200 से 1000 होती है। इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो क्या होती है? 200 से 1000 होती है। उसके बाद आता है आपका अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय में कौन कौन आते हैं आपके? इसमें आते हैं आपके एल्युमिनियम आता है, आपका प्लैटिनम आता है, मैग्नीज आता है। ठीक है, ये सब आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। इनकी जो चुंबकशीलता होती क्या होती? 1 से अधिक होती, 1 से अधिक होती है। और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। डाय मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो क्या होती है? 1 से कम होती है, 1 से कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी 2015 में पूछा गया है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय। देखिए प्लैटिनम क्या हो गया आपका? प्लैटिनम जो है आपका अनुचुंबकीय हो गया। ठीक, एल्युमिनियम भी क्या होगा आपका? अनुचुंबकीय हो गया। ठीक, तो बचा क्या आपका? सीसा। सीसा इज अ राइट आंसर। सीसा जो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और उसकी जो चुंबकशीलता होगी क्या होगी? 1 से कम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकशीलता का मात्रक होता है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2017 में पूछा गया है। एम्पियर टर्न होता है, वेबर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है और नन। नन की जगह लिखिए कोई मतलब क्या लिखेंगे? कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। तो बच्चों जो चुंबकशीलता होती है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसमें यही आ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस Xc डैश डैश के द्वारा निरूपित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है, एनसीईआरटी 2018 में। ठीक, एनसीईआरटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, 2 पाई एफ बाई सी 1/2 पाई एफ सी और नन। देखिए इसमें आंसर क्या होगा? एक्सी बराबर, ये हो जाएगा आपका, यहां पे लिख देते हैं एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। ये आपका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो उसका वैल्यू होता है XL इक्वल टू 2 पाई FL। XL इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई FL और X इक्वल टू 1/2 पाई FC। ये आपको याद रखना है। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंडक्टेंस G1, G2, G3 वाले तीन तत्वों को समांतर में जोड़े जाते हैं, उनका संयुक्त कंडक्टेंस होगा। देखिए इन कंडक्टेंस, चलिए समांतर जोड़ दिया उनको, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनको समांतर में जोड़ दिया। ये आपका G1 हो गया, ये आपका G2 हो गया, ये आपका G3। अब पूछ रहा है कि इनका जो टोटल कंडक्टेंस हो वो होगा, वो क्या होगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 का पावर -1, G1 प्लस G2 प्लस G3 इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3, और तीसरा दिया 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3, और चौथा दिया 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3 की पावर -1। देखिए कंडक्टेंस जो होता है इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, फिर रफ कर देंगे, ठीक है। देखिए जो कंडक्टेंस होता है G इक्वल टू क्या होता है, 1/R होता है, 1/R होता है, ठीक। अगर हम समांतर क्रम में बात करें, समांतर क्रम में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती थी, टोटल रेजिस्टेंस की 1/R T इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 1/R इक्वल टू G है, तो 1/RT की जगह आप क्या ले सकते हैं, GT ले सकते हैं। तो GT मतलब क्या, टोटल कंडक्टेंस। 1/R1 की जगह क्या ले सकते हैं, 1/R1 की जगह क्या ले सकते हैं, G1 लिख सकते हैं, और 1/R2 की जगह G2 लिख सकते हो, और 1/G3 की जगह G। तो टोटल कंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, GT इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। और अगर आपसे कंडक्टेंस की यूनिट पूछे तो उसकी यूनिट होती है आपकी दो, एक होती है महो और एक होती है आपकी साइमन। ये भी आपको पता होगा, ठीक। चलिए अब 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए अब क्या कर रहा है, सर्किट का कुल कैपेसिटेंस ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये आपके तीन कैपेसिटर जो है लगे हुए हैं किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में जब कैपेसिटर लगे होते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। CT हमें निकालना है तो 1/CT, CT मतलब टोटल कैपेसिटेंस। C1 की वैल्यू क्या होगी, 1/3, 1/30, इसकी 1/10, इसकी 1/30। आफ्टर दैट 1/CT, एलसीएम आ जाएगा आपका 30 बन गया 30, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 हो गया। इसको 1 किया तो क्या है आपका 1/CT इक्वल टू 5/30। तो अगर हम CT की वैल्यू निकालें तो CT इक्वल टू हो जाएगा 30/5, 5 का 30। तो CT टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 6 माइक्रोफैरड। तो 6 माइक्रोफैरड आपको कहीं दिख रहा है, यस आई एम सीइंग। तो दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फॉर्म फैक्टर होता है। ये क्वेश्चन आपका 2017-16 में पूछा गया है एनसीईआरटी में।
एवरेज वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू बटे मैक्सिमम वैल्यू और नन वैल्यू। देखिए फॉर्म फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा के एफ से। किससे? के एफ इक्वल टू क्या होता है? आई आर एम एस बटे आई ए बी। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होती है होती है 1.11। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आर एम एस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीवीटी 2017 में पूछा गया है। पावर कारक संशोधन के लिए कैपेसिटर की दर होती है किलोवाट में होगी, केवीए में होगी, केवीआर में होगी, केवी में होगी। तो बच्चों किस में होगी? केवीआर में होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडमिटेंस का मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीवीटी 2016 में पूछा गया है। महो होता है, ओम होता है, हेनरी होता है और वोल्ट होता है। ठीक, देखिए एडमिटेंस जो होता है ये आपका ये क्या होता है? एडमिटेंस जो होता है ये आपका इम्पिडेंस का उल्टा होता है। किसका? एडमिटेंस। ठीक, एडमिटेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से। ठीक, तो एडमिटेंस y इक्वल टू क्या होगा? 1/z होगा, 1/z। और इसकी यूनिट होती है बेटा आपकी, दो यूनिट होती है। एक होती है आपकी साइमन और एक होती है आपकी मोहो। तो यहाँ पे मोहो दिया है तो मोहो इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार कनेक्शन में, देखिए थ्री फेज की बात कर रहा हूँ। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के मध्य रिलेशन होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीवीटी 2016 में पूछा गया है। आई एल इक्वल टू √3 टाइम्स आईपीएच होता है। आई एल जो है आईपीएच के बराबर होगा, आईपीएच जो है √3 टाइम्स ऑफ आई एल होगा। देखिए स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन जो आपका आई एल होता है ये आपका आईपीएच के बराबर होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये। ठीक, और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? ये होता है, ये आपका डेल्टा, ये स्टार कनेक्शन है और ये आपका डेल्टा कनेक्शन है। ये रिलेशन होता है आपका डेल्टा कनेक्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में जमा द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है? M इक्वल टू आई टी, M इक्वल टू जेड आई टी, M इक्वल टू जेड टी अपॉन आई नन। तो बच्चों इसमें आंसर ये होगा M इक्वल टू जेड आई टी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाए तो क्या बढ़ेगा? धारा बढ़ेगी बेटा, वोल्टेज बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। देखिए सेलों को जो हम श्रेणी में जोड़ेंगे, श्रेणी में, तो क्या बढ़ेगा आपका? वोल्टेज बढ़ेगा। अगर समांतर में जोड़ेंगे तो धारा बढ़ेगी। ठीक, अगर श्रेणी क्रम में अगर आपसे कभी पूछ ले धारा की वैल्यू क्या होती है तो ये होती है NE/R + NR। ये आपका श्रेणी में हो गया। और अगर आपसे पूछे समांतर में तो ये होता है I = E/R + R/N। नोट कर लीजिए।
देखिए अगला क्वेश्चन, फ्लोरेसेंट ट्यूब की दक्षता होती है 60 ल्यूमेन पर वाट, 20 ल्यूमेन पर वाट, 40 ल्यूमेन पर वाट, 25 ल्यूमेन पर वाट। ठीक है, ठीक। और देखिए फ्लोरेसेंट क्वेश्चन क्या है, फ्लोरेसेंट ट्यूब की दक्षता होती है 60 ल्यूमेन पर वाट, 20 ल्यूमेन पर वाट, 40 ल्यूमेन पर वाट और आपका 25 ल्यूमेन पर वाट। ठीक, तो फ्लोरेसेंट जो देखिए ल्यूमेन पर वाट जो होती है, ल्यूमेन देखिए ल्यूमेन पर वाट जो होती है आपकी, ये आपकी ल्यूमिनस इफिशियंसी की यूनिट होती है। क्या होती है? ल्यूमिनस इफिशियंसी, या कह सकते हैं कि लैंपों की जो क्षमता होती है उसको हम लोग ल्यूमेन पर वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब की दक्षता पूछ रहा है, मतलब वही। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 ल्यूमेन पर वाट। ये जो आपकी है 20 ल्यूमेन पर वाट, ये आपका आर्क लैंप होता है, उसकी इफिशियंसी है आर्क लैंप। ठीक, और बेटा ये जो आपकी होती है ये 25 से लेकर 35 तक, 25 से लेकर 35 तक ल्यूमेन पर वाट, ये आपकी जो आपका जो हैलोजन लैंप होता है, हैलोजन लैंप, उसकी इफिशियंसी होती है हैलोजन लैंप। ठीक है, और ये जो होता है ये आपका 30 से 40 ल्यूमेन पर, ये आपका मरकरी जो लैंप होता है उसकी इफिशियंसी मरकरी लैंप। ठीक, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। सॉलिड एंगल का मात्रक। ठीक, सॉलिड देखिए ल्यूमेन पर वाट क्या हो गया आपका, मैंने बताया आपको ल्यूमिनस इफिशियंसी की यूनिट जो होती है आपकी ल्यूमेन पर वाट होती है। ठीक, लक्स जो होती है ये आपकी प्रदीपन की यूनिट होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है। ठीक, कैंडिला जो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक,
और जो स्टेरेडियन होती है ये आपकी क्या होती है, सॉलिड एंगल की होती है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग बेटा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। ये भी आप फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2015 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि किसी यंत्र की संवेदनशीलता की इकाई है, ओम पर वोल्ट होगी, वोल्ट पर ओम होगी, वोल्ट एम्पियर होगी और ओम होगी। तो जो आपकी संवेदनशीलता होती है उसकी यूनिट होती है आपकी ओम पर वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, सीटी। सीटी मतलब वो आपका करंट ट्रांसफार्मर, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी, पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न की रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए सीटी जो होता है आपका, ये आपका स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, ये करंट को कम करता है, करंट को कम करता है। ये क्या होता है, लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है, लाइन के सीरीज में। अब आते हैं पीटी पे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये होता है आपका स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, ये क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। ठीक, ओके। ये क्या होता है, लाइन के पैरेलल में जुड़ा होता है, लाइन के पैरेलल में। ठीक, अच्छा तो क्या होगा, एसी अमीटर और एसी वोल्ट मीटर, एसी अमीटर और डीसी वोल्ट मीटर, डीसी अमीटर और एसी वोल्ट मीटर, डीसी अमीटर और डीसी वोल्ट मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एसी अमीटर और एसी वोल्ट मीटर। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि मेगर का प्रयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। देखिए मेगर का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगर आपका कई क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग इंसुलेशन मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। और इसमें क्या होता है, जनरेटर होता है जिसकी स्पीड हम लोग 160 आरपीएम रखते हैं। क्या, निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, नल। तो मेगर का प्रयोग हम लोग उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। ठीक, ये क्या होता है, मेगा ओम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनोमोमीटर प्रकार के यंत्र का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। केवल डीसी राशियां, केवल एसी राशियां, दोनों प्रकार की राशियां, नन। तो जो आपका डायनोमोमीटर प्रकार का यंत्र होता है इसका प्रयोग हम लोग दोनों राशियों को मापने के लिए करते हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दोनों प्रकार की राशियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मी, सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर में ईएमएफ का समीकरण क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2018 में पूछा गया। ईएस मतलब क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ। ईएस इक्वल टू 4.44 एफ एन पी फाइव एम एंड ईएस इक्वल टू 4.44 एफ एम 5 एम एन एस। ठीक है, और तीसरा है ई एस इक्वल टू 4.44 एफ 5 एम एफ एन एस, और चौथा दिया है एन एस नन। देखिए इसमें आंसर क्या होगा, देखिए प्राइमरी का अगर हम ईएमएफ निकालेंगे, पहले हम प्राइमरी को बताते हैं। प्राइमरी मतलब ईपी, ये हो जाएगा आपका 4.44 एफ एन पी। एनपी मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स, और 5 मैक्स। क्लियर है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग का जो ईएमएफ होगा। ईएस क्या होगा,
सेकेंडरी पूछा है तो सेकेंडरी हो जाएगा 4.44 FNS to 5N। तो ये जिसमें आ रहा है ये, तो ये आपका ये आंसर हो गया। अगर आपसे ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पूछ लेता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ES/EP इक्वल टू NS/NP इक्वल टू VS/VP इक्वल टू IP/IS। ये आपका इक्वल टू क्या होता है, K। ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है किलोवाट में, केवीए में, एम्पियर आवर में, केडब्ल्यूएच में। देखिए किलोवाट में तो आपका क्या होगा, जनरेटर हो गया, डीसी जनरेटर। केवीए में हम लोग 2 को रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है आपका ट्रांसफार्मर, एक होता है आपका अल्टरनेटर। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवीए। एम्पियर आवर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बैटरी से, और ये आपकी एनर्जी की यूनिट है जो एनर्जी मीटर देता है हमको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज और ट्रांसफार्मर के टर्म्स में क्या संबंध है। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2018 में पूछा गया है। देखिए मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, V2/V1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू I1/I2। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, या तो इसको क्या कर सकते हैं, V1/V2 इक्वल टू N1/N2। ये आपको ऑप्शन दे रहा है, तो ये आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर के भीतर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2018 में पूछा गया। पोटेशियम क्लोराइड का, सिलिका जेल, सोडियम सिलिकेट नन। तो देखिए सिलिका, इसमें ब्रीदर में किसका प्रयोग करते हैं, तो बेटा ब्रीदर में हम लोग सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। देखिए जब नमी नहीं सोखता है, मतलब कह रहे हैं नया सिलिका जेल, नया जो होता है वो नीले कलर का होता है, किसके, नीले कलर का। और नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाता है। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग बेसिकली करते हैं नमी को सोखने के लिए, नमी को सोखने के लिए। इसको ब्रीदर में हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों के लिए सीबीटी एग्जाम का, और जो बच्चे बिहार टीजीयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस लेक्चर्स में मैंने आपको इल्यूमिनेशन और ट्रांसफार्मर के एमसीक्यूज कराए हैं। इस मॉडल पेपर को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने डाले हैं जो कि आपके
एनसीईआरटी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।